जी। लेकिन इतना क्या पता था कि ये बीजेपी की झोली में जाके बैठेगा। अगर ये दूसरे को क्या जिताएंगे जब खुद ही नहीं जीत सकते। इनको तो एक सीट भी ना आती, रानिया मैंने जितवाई है। जैसे बरसात में मेंढक नहीं आते, वो आ जाते हैं। 2 बार तो ये खुद रानिया से हारे हैं, तीसरी बार ये एलनाबाद से हारे। तो लेकिन जिस तरीके से 100 करोड़ रुपया खर्चा किया, ये पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने खुद भी किया, सरकार ने भी किया। अब तो 6500 से हारे हैं, 6500 कुल ही मिलेंगे वोट। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सरकार की सिक्योरिटी की जरूरत है कि ये बताओ। नारकोटिक्स में ऐसा अधिकारी लगा रखा था जो खुद ही इस चीज में लिप्त था। नशा लेता था या बिकवा? नशा वाले के साथ संबंध थे उन लोगों के। आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं इंडियन नेशनल लोकदल के जिला अध्यक्ष सरदार जसबीर सिंह जी जस्सा। उन्हें जसबीर सिंह जी सऊवाला भी कहते हैं, सऊवाला गांव से हैं। उनके पिताजी सरदार गंगा सिंह जी इलाके के बड़े जिम्मेदार थे, एसजीपीसी के मेंबर रहे हैं, सालों साल गांव के सरपंच रहे हैं, यानी कि राजनीति उनके खून में है। जसबीर सिंह जी से बात करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपको जिला अध्यक्ष बनने की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। प्रधान जी, इन दिनों इलेक्शन के बाद आपका संगठन लगातार सदस्यता अभियान चला रहा है, लगातार मेंबरशिप ड्राइव के अलावा हर जिले में मीटिंगें ली जा रही हैं, कार्यकारिणियाँ बनाई जा रही हैं, तो क्या कार्यक्रम है आपका? जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जी ने नए संगठन की घोषणा की और 25 मार्च को जिलाध्यक्ष की सिरसा की जो मेरे को जिम्मेदारी मिली, तो उसके बाद संगठन तो एक हर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी बनती है जी, लेकिन मैं लंबे समय से संगठन में काम किया है, चाहे यूथ हो चाहे जनरल बॉडी हो। जब मैं पहले यूथ में था तो उस टाइम भी चाहे फरीदाबाद था चाहे पलवल था, यूथ का प्रभारी भी रहा मैं, और जनरल बॉडी में ज़िला फतेहाबाद का प्रभारी रहा। हल्का रानिया की बात करें तो इससे पहले मैं हल्का रानिया का प्रभारी था और हल्का रतिया का भी प्रभारी था जब विधानसभा हल्का वाइज बनाए थे। उसके बाद जो नई जिम्मेदारी भाई साहब ने दी है, तो संगठन जब 2018 के बाद पार्टी कुछ लोग निकल गए थे, उसके बाद जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी हर कार्यकर्ता की, रखते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो आदेश दिए भी, जो लोग, जो हमारे कार्यकर्ता, जो परिवार हमारा पुराना हमारे को छोड़ करके गया है, उनको भी साथ लगाने का काम करना। और रही बात पार्टी संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं, कई बार ऐसा होता था, मैंने देखा है जब मैं स्टेट बॉडी में था तो टेलीफोन मार लेते थे लोग, सीनियर लोग, भी फलाने गांव से ये आदमी है तो इसको संगठन में ले लें, तो वो टेलीफोन पे कह देते थे हाँ जी ले लो। क्यों 16 प्रकोष्ठ है पार्टी के जो अब हम बना रहे हैं जी, तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं देखते थे, उसकी कार्यक्षमता जो होती है ना, उस पर विचार होता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। मेरे पास जो लिस्टें आती है हल्का प्रधानों से, सीनियर वर्कर से, उसके बाद मैं रात को भी 12 बजे तक उस पर मंथन करता हूँ और सुबह फिर उन पे एक एक कार्यकर्ता पे जो मेरे पास नाम आए हैं उस पे सीनियर कार्यकर्ताओं से, उस गांव से, हल्का अध्यक्षों से, उस पे विचार करके भी काम करने वाला है या नहीं है, तो अगर यस होती है तो उसको फिर संगठन में लिया जाता है। कौन कहता था अभी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार राज बनाएगी? आपने देखा होगा कि एक बार 2 सीटें थी मात्र 543 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हार गए थे ग्वालियर से 1984 में। लहर थी इंदिरा गांधी जी की जब मर्डर हुआ था उनका। हाँ जी, तो 2 सीटें थी, तो अब तीसरी बार सरकार बन गई। तो कोई कहता था सैनी साहब मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के। राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जो आज लोग कहते हैं भी इंडियन नेशनल लोकदल कमज़ोर हो गई, तो मैं तो ये बात समझता नहीं। ये पहले आपको उदाहरण दे चुका हूँ कि
1987 में जब चौधरी देवीलाल की लहर चली थी तो मात्र 5 विधायक कांग्रेस के बने थे, और लोग कहते भी थे कि ये 4 उस अर्थी को उठाने वाले हैं कांग्रेस की को। 5वीं जो जसमा जी जीते थे आदमपुर से, रोने वाली है। तो राजनीति का पता नहीं कहाँ सूत बैठ जाए, जैसे सैनी साहब का उदाहरण दिया है मैंने। प्रधान जी, आपने एक बात कही कि कोई नहीं मानता था कि बीजेपी आ रही है, हर जगह ये चर्चा थी, सर्वे कहते थे, समस्त एग्जिट पोल बता रहे थे नहीं नहीं कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। अचानक आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस नहीं आ सकी? नहीं, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस का एज था प्रदेश के अंदर जी, लेकिन ये क्रेडिट भी इन कांग्रेसियों को ही जाता है। बीजेपी की तीसरी बार जो सरकार बनी है, ये क्रेडिट कांग्रेसियों को जाता है। इन्होंने एक दूसरे को हराने का काम किया। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी की बात करें तो उस बात पे भी आएंगे हम जी। तो भूपेंद्र हुड्डा जी की बात करें, वो हमें कहते थे कि बीजेपी के साथ, हाँ वोट काटू हैं, बीजेपी के साथ ये हैं फलाना है। क्योंकि चौधरी देवीलाल जी का हमेशा खैर राजनीतिक गठबंधन सरदार प्रकाश सिंह बादल का और भारतीय जनता पार्टी का और चौधरी देवीलाल की पार्टी का रहा है, और टूटा भी है। कई बार मतभेद हो जाते हैं, टूटा भी है। कांग्रेस के साथ हमारे कभी विचार मिले नहीं, क्योंकि पुराना जब ज्वाइंट पंजाब था तो चौधरी देवीलाल कांग्रेस में थे, लेकिन उसके बाद अलग होने के बाद तो मतलब ही नहीं है जी। बीजेपी के साथ इनका गठजोड़ रहा है। तो जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो उन्होंने, मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको, जैसे असंध हल्के की बात करें तो जैसे वो गोगी हैं, इनके जो हारे 1800 वोट से, तो मैं आप बात करा देता हूँ फ़ोन पे जी। मेरे को खुद उन्होंने कहा है, मेरे खुद यहाँ बैठे हो, मेरे को मिले सीट पर बैठ के गोगी जी ये क्या गए थे भी कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। हाँ, तो मेरी बात हुई थी, एक दिन आए थे सिरसा जहाँ जी, तो मिले थे, मिलने वाले हैं हमारे वो विर्क साहब। तो उन्होंने ये बात कही भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए, कहने लगे जब रैली थी मेरे विधानसभा असंध हल्के की तो मैं कैंडिडेट था, कहने लगे जब संबोधन में अपने में कैंडिडेट का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने कैंडिडेट का नाम नहीं लिया गोगी जी का। तो अगर उचाना हल्के की बात करें तो मात्र मेरे ख्याल वो कितनी 30-34 वोट से ही, 32 वोट से, हाँ, तो क्रेडिट तो जाता ही है ना इनको। तो और भी हल्के बहुत हैं। तो शैलजा का क्या रोल रहा? वो भी पिछले दिनों वैसे तो आपस में इनकी मुख्यमंत्री की लड़ाई थी दोनों की, और उन्होंने बंदे उनके हराने की कोशिश करी, हुड्डा जी ने इनके हराने की कोशिश करी। तो मैं मोटे हिसाब से यही करता हूँ कि ये तीसरी बार जो भाजपा सरकार बनी है तो कांग्रेस वालों को ही क्रेडिट जाता है, लाछन किसी के ऊपर लगा रहे हैं। प्रधान जी, पूरे प्रदेश की बात करें तो मात्र 1% वोट का अंतर है बीजेपी और कांग्रेस का, और उधर 37 सीट आती है, उधर 48 सीट आती है। हाँ, 1.25% का है मेरे ख्याल। तो बस यही रहा इनको। कई सीटें हैं अपने, जैसे संध की आपको कही है, तो ये उचाना की भी कही है, ये थोड़े थोड़े मार्जिन की और भी है, मेरे याद नहीं, अगर याद ऐसी हैं काफ़ी सीटें। हाँ, काफ़ी सीटें हैं। तो हुड्डा साहब ने किया है। बाकी राज्यसभा की बात करें, अब पिछले दिनों राहुल गांधी आए, उन्होंने जो है ड्यूटी लगाई, ऑब्जर्वर भेजे भी, जल्दी से जल्दी संगठन खड़ा किया जाएगा। आपको लगता है कि कांग्रेस अगर संगठन बना लेती है तो विपक्ष की भूमिका अदा कर लेगी? संगठन तो 12 साल से इनका, आप बताओ, जिला अध्यक्ष है कोई, हल्का अध्यक्ष है कोई, संगठन तो बन ही नहीं पाएगा। 30 तारीख तक थी, जो 30 तारीख निकल गई, तो अब आगे जो डेट दी है वो भी निकल जाएगी। अगर बनाएंगे तो ऊपर से पर्ची आएगी, तो जो तो लोगों को पूछ करके या काम करने वाले आदमी को तो बनाएंगे नहीं, ऊपर से जैसे होगा इनका सिफारिश से कह लो। तो क्या लगता है विपक्ष की भूमिका भी आपको निभानी पड़ेगी? अगर 2019 की बात करें, अब तो विधायक 2 है हमारे, मात्र एक थे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और उन्होंने सही मायने में, अगर आपने देखा होगा, रोज़ वीडियो भी आती थी, तो जहाँ तक प्रदेश की बात थी तो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं धरातल के जो मुद्दे थे। और अब भी जो पिछले 4 महीने से सेशन था, तो दोनों विधायकों ने हमारे, आदित्य जी ने और अर्जुन जी ने, और भूपेंद्र हुड्डा जी की पोजीशन तो ये थी कि
उन्होंने तो टाइम पास किया था, और वो भी चुटकुला सुना के, और विधानसभा का जो कीमती समय था वो बर्बाद करने का काम किया। और इन हमारे दोनों विधायकों ने, हालांकि इनके 37 विधायक हैं, अपने आप को विपक्षी पार्टी कहते हैं जी, लेकिन विपक्ष की भूमिका तो कहीं नज़र ही नहीं आई। इन दोनों विधायकों ने, हमारों ने, जो धरातल से जुड़े हुए मुद्दे से, चाहे ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोग थे, चाहे नहर की पूरे मुद्दे उठाए हैं। इन्होंने उठाए हैं। प्रधान जी, बात कर लेते हैं इन दिनों जो सियासी गलियारों में चर्चा है बहुत जोर शोर से। पिछले दिनों चौधरी अभय सिंह जी ने रोहतक में एक इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरा गोपाल कांडा की पार्टी के साथ जो गठजोड़ था वो मुझे नुकसान कर गया, कहीं ना कहीं मुझे नहीं करना चाहिए था। आप भी सिरसा से हो बलजीत सिंह जी, चौधरी अभय सिंह जी के बारे में आप भी अच्छी तरह जानते हो, और हमारी भी तीसरी पीढ़ी होगी। मैं भी जब छोटा था, मैं 1974 में जब उपचुनाव था हल्का रोड़ी का, तो उस टाइम मात्र 60,000 वोट पोल हुए थे, अब तो 2 लाख हैं वोट। तो चौधरी बंसीलाल जी के रिश्तेदार थे चौधरी इंदिराज बेनीवाल जी, बिल्कुल, उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा था, और 1974 की बात है, तो मैं मात्र 6 साल का था। तो मेरे याद है उस टाइम भी थोड़ा थोड़ा भी कौन चुनाव लड़ रहे हैं। चौधरी देवीलाल पैदल गए थे, सोवाड़ा आए, सोवाड़ा से पैदल ही कच्चा रास्ता था, बंगू गांव गए। चौधरी हरकिशन कंबोज की डेथ हुई थी और उपचुनाव हुआ। हाँ जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने रैली की थी, जनसभा करी थी, बिल्कुल। हमारे सोवाड़ा में भी। तो हम तो झंडे उठाने वाले थे, नारे लगाने, बच्चे थे। तो कहने का मतलब चौधरी अभय सिंह चौटाला को उस टाइम का बिल्लू भाई साहब कहते थे, बिल्लू कहते थे हम। चौधरी अभय सिंह चौटाला तो अब भी कह देते हैं हम तो, खैर निकनेम था, उसके नाम से मशहूर है हरियाणा में, बिल्लू भाई साहब। हालांकि जो रोडी हल्का पुराना आप भी काला वाली बेल्ट है, जो हमारे सिख बेल्ट है, जो बिल्लू भाई साहब कहते हैं अभी। तो आपको क्या लगता है एज ए प्रधान? तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो इनके बारे में आपको भी पता है, मेरे को, ये सच्चे आदमी है। अगर इन्होंने जो बात कही है ना रोहतक में, आप कह रहे हो भी मेरी गलती सी जे मैं इनके साथ गठबंधन किया, वो कहते इसलिए गलती थी क्योंकि इसने आगे बीजेपी से हाथ मिला लिया। हाँ, इन्होंने जो बात की है ना, सच्ची कही है, झूठ नहीं मारते। अगर इनकी महसूस किया है इन्होंने, चलो गठबंधन था, इसके साथ हो गया, ये तो था ही नहीं, अंदर खाते था कांडे के साथ, ओपन ही था जी। लेकिन इतना क्या पता था कि ये बीजेपी की झोली में जाके बैठेगा। और उसके बाद अभय सिंह जी ने इनको, जब मीडिया वालों ने मेरे को भी पूछा था जी, मेरे को भी फ़ोन आया था कई चैनलों का, तो मैंने कहा था ये तो उस गोपाल कांडा जी को पूछो आप भी, उसका साथ हमारे साथ गठबंधन है या बीजेपी के साथ है, वो जवाब देंगे। तो लेकिन उनका कोई जवाब नहीं था, और गठबंधन इसके साथ था, लेकिन ये हमारे साथ धोखा हुआ है। उसके बाद जैसे जिस तरीके से एक भाई, इसमें कौन सी पार्टी है इनकी, बीजेपी नहीं हलोपा, और एक भाजपा के जो उम्मीदवार भी रहे हैं। तो ये तो लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, समझते थे, अब तो खुलासा हो ही गया, समझ आएगी लोगों को भी एक्चुअल है ही बीजेपी के। अभय सिंह जी की बात का जवाब दिया गोपाल कांडा जी ने। उन्होंने भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके अंदर ये कहा कि इनको तो एक सीट भी ना आती, रानिया मैंने जितवाई है। वो भी खट्टर साहब का फोन आया था भी एक सीट तो जितवा दो, वो मैंने जितवाई है। पहली बात तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ भी किस परिवार के लिए ये बात कहते हैं? चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, इन्होंने देश के कितने प्रधानमंत्री बनाए हैं, कितने हटाए हैं? हरियाणा प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री बनाए हैं, कितने हटाए हैं? पहली बात तो है इन लोगों की औकात ही नहीं है। भी मनोहर लाल का भी वोट बैंक तो नहीं है ना, जहाँ हमारे सिरसा में मनोहर लाल जी का वोट बैंक कहाँ है? बीजेपी के सिंबल के वोट हैं जो हैं, मनोहर लाल जी के कहने से वोट कैसे मिलेंगे बताओ? वो तो बीजेपी के हैं जो मिलेंगे, ट्रेडिशनल वोट बोलते हैं जिसको। नहीं, खट्टर साहब ने। और इनकी बात पे मैं आता हूँ, कांडा बंधुओं का। हाँ, इनकी बात पे मैं आता हूँ। अगर ये जितवाने वाले होते तो गोविंद कांडा जी कितनी बार हारे हैं? 2 बार रानिया से, तीसरी बार एलनाबाद से। अगर ये दूसरे को क्या जिताएंगे जब खुद ही नहीं जीत सकते? अगर गोपाल कांडा जी, इनको पूछो भी मनोहर लाल जी का आपको आशीर्वाद क्यों नहीं मिला? आप भी जीत जाते। आपका आशीर्वाद आपके थ्रू मनोहर लाल जी का अर्जुन को तो मिल गया रानिया में, तेरे को मिला नहीं। और जहाँ तक उपचुनाव की बात है एलनाबाद की,
100 करोड़ रुपया बलजीत जी लगाया खर्चा सरकार ने और इन्होंने मिल करके। वैसे जे सामाजिक लोग नहीं हैं और जे पैसे के बलबूते पर जब 5 साल के बाद चुनाव आता है, 1.5 महीने में बाहर जैसे बरसात में मेंढक नहीं आते वो आ जाते हैं, और उसके बाद कोई किसी के साथ सामाजिक रिश्ता नहीं है। हो सकता है आप लोगों के साथ, शहर के जो कुछ लोग हैं उनके साथ हो, लेकिन चौधरी देवीलाल की पार्टी एक ऐसी है वो दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाती है। और जहाँ तक बनाने की बात ये कही है इन्होंने, फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कि 2 बार तो ये खुद रानिया से हारे हैं, तीसरी बार जे एलनाबाद से हारे हैं। उस टाइम भी सरकार का भरपूर इनको समर्थन था। तो बाकी बात एक हलोपा पार्टी घर की 2 गेट है मेरे ख्याल है ना घर के, तो एक पे झंडा। और अब प्रकाश मेरे से बड़े भाई हैं, एसजीपीसी के मेंबर हैं वो, मेरे फादर भी ज्वाइंट पंजाब में मेंबर एसजीपीसी रहे हैं, सरदार गंगा सिंह जी। तो अगर मैं 2 गेट निकाल लूँ, रहे इकट्ठे हम, एक पे मेरा झंडा लग रहा है पार्टी का, इंडियन नेशनल लोकदल का, प्रकाश किसी और का लगा ले, तो ये लोग बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ नहीं होते लोग, समझते हैं सारी। तो मैं वही बात पे आता हूँ भी। तो डबवाली की सीट जो आपने जीती वो भी किसी से समझौता था? नहीं, इनको पूछो भी, जो डबवाली में इनका कैंडिडेट था, मेरे को तुझे भी नहीं पता, हलोपा का था कोई? नहीं, हलोपा का नहीं था, तो कहीं नहीं था जिले में। और नहीं, एक ही सीट पे थे। एक सीट पे था। इससे पिछली बार थे, इनसे पिछली बार पूरे हरियाणा में 2019 में थे। तो उनको टोटल वोट लगाओ कितने मिले हैं, कितने मिले? इनको पूछो भी संगठन कहाँ है आपका। 22 जिलों में संगठन, एक मेरे ख्याल में सरसा जिले का तो कोई, वो जब से पार्टी बनी है तब से चल रहा है, कोई जिलाध्यक्ष आगे है ही नहीं कोई। आगे फतेहाबाद निकल जाओ, कोई नहीं है। हमारी पार्टी का, जैसे मैंने कहा है ना भी, ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन 6300-6400 गांव है प्रदेश के अंदर। ऐसा कोई गांव नहीं होगा भी जिस गांव में आप जाओ और इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता आपको ना मिले, और अगर आपको मिलेगा तो अपने घर लेके जा कर के आपको चाय और रोटी न खिलाए। ऐसा कोई गांव नहीं है प्रदेश के अंदर। तो ऐसा कोई शहर नहीं है जहां कोई, आप फ़ोन मार के देखो, अगर भी मेरे को ये दिक्कत आई है, आप अभय सिंह जी तो बहुत बड़े नेता, मेरे को फ़ोन मार लेना, मैं 22 जिलों में मैं ही बता दूंगा आपको कहीं कोई दिक्कत है, तो हमारा कार्यकर्ता मिलेगा आपको आके। चलो प्रधान जी, आप एलनाबाद क्षेत्र की बात करते हैं। लगातार चौधरी अभय सिंह जी वहाँ विधायक रहे हैं, अपने हल्के की बात भी विधानसभा में उठाते रहे हैं, लोगों के काम भी करते रहे हैं, लेकिन ऐसे क्या कारण रहे इस बार कि जो हार का कारण बना? हार का कारण, वैसे वही बात कहूँ ना, वैसे चौधरी भरत सिंह जो जीतते हैं उनको नहीं जिताया लोगों ने। चौधरी अभय सिंह 3-4 बार लगातार जीतते हैं, 2 उपचुनाव जीत गए जी। तो ये परिस्थितियाँ बदल भी जाती हैं। इंदिरा गांधी जी नहीं हार गए थे इलाहाबाद से? नहीं, हारे तो बड़े बड़े हैं खैर। हाँ, चौधरी देवीलाल भी हार गए थे। उसके बाद राहुल गांधी नहीं हारे अब अमेठी से, बिल्कुल, केरल से जाके जीते, दो जगह थे। हाँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हारे तो हैं पटियाला से, जो ट्रेडिशनल सीट थी उनकी। ये एक कारण ये भी, कारण दोनों मिल गए। हवा थी जो कांग्रेस आ रही, कांग्रेस की थी हवा, एज था, मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब भाजपा और दोनों मिले हुए थे, जहाँ भाजपा के जो वहाँ सक्रिय लोग थे, मैं नाम क्या लूँ, आपको पता है किन के लिए कह रहा हूँ, तो उन्होंने शरेआम भरत सिंह को वोट डलवाए हैं। भरत सिंह को वोट डलवाने वाले, जो बीजेपी ने उनको फंडिंग करते थे, फंड देते थे, समाज सेवी के रूप में लोगों में जाते थे, कभी गौशाला को दे दिए, कभी मंदिर को दे दिए, कभी लोगों को दे दिए, कभी चेक बांट दिए। तो उनको पूछो भी किसकी सपोर्ट करी है? बीजेपी के कैंडिडेट की करी नहीं सपोर्ट उन्होंने चौधरी भरत सिंह की सपोर्ट करी है, कांग्रेस के उम्मीदवार की जी। तो 2 पार्टियों का जब गठबंधन नेशनल पार्टियों का हो जाए तो हमारा वोट बैंक तो बड़ा है। वैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जितनी बार जीतते हैं उस वोट से कम नहीं पड़े, वोट फालतू पड़े हैं। तो जो 2 पार्टियों के वोट के गठबंधन के कारण दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई तो एक संदूकड़ी में पड़ेंगी, तो नेचुरल है भी जीतना ही था उनके कैंडिडेट ने। मतलब ये मेन कारण है जी, इसमें क्या है? मैं यही कह रहा हूँ, जो बीजेपी के जो Z+ सुरक्षा दे रखी है और फंडिंग करते हैं और जगह जगह गांव जा कर के उन्होंने पैसा बांटा, उन लोगों ने किसकी मदद करी है? जाकर के आप धरातल पे जाओ, 80 गांवों से ऊपर है इलाहाबाद के गांव,
तो वहाँ पूछो भी उन लोगों ने किसकी मदद करी है। बीजेपी की कैंडिडेट नहीं करी नहीं जी। बीजेपी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हुई है वहाँ से, और तीसरी बार राज बनने जा रहा था इनका, बन भी गया, और ऊपर भी इनका है। जबकि इससे पिछली बार जो आप गोविंद गांडा जी की बात कर रहे हो, वो मात्र 6,000 से आ रहे थे। वो उपचुनाव था। उपचुनाव में इतने 65-70,000 वोट मिले थे इनको गोविंद कांडा जी को। नहीं, वो उपचुनाव जो होता है ना, वैसे ट्रेंड तो यही है प्रदेश का भी, जो उपचुनाव होता है सरकार का होता है। तो लेकिन जिस तरीके से 100 करोड़ रुपया खर्चा किया, ये पैसे वाले लोग हैं, इन्होंने खुद भी किया, सरकार ने भी किया। हमने देखा अधिकारियों की सरकारी गाड़ियों के अंदर पैसा था। रामपुरा ढिल्लों गांव है, सरकारी गाड़ी के अंदर पैसा बांट रहे थे लोग। तो पैसे के बलबूते पे इतनी वोट ले गए। जब जनरल चुनाव होगा इनको कह देना खड़े हो जाएं, वहाँ पता लग जाएगा कितने के वोट मिलेंगे। अब तो 6500 से हारे हैं, 6500 कुल ही मिलेंगे वोट। लोग वोट क्यों देंगे इनको, ये बताओ, क्या उम्मीद करके देंगे? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी तो प्रदेश की, ज़िले की, हल्के की आवाज़ को वहाँ उठाते हैं। इनकी हाजिरी देखो, जब 5 साल अगर जब विधायक भी रहे हैं तो कितनी हाजिरी है वहाँ। रणदीप सुरजेवाला जी की और इनकी बराबरी है मेरे ख्याल। तो कंपटीशन था, अभी कौन कम गया है विधानसभा के अंदर। सुरजेवाला जी भी कभी कभी बार आ जाते हैं ना प्रेस में, वो बोलते हैं, लेकिन हाजिरी देखो इन लोगों की। चलो। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की देखो, उनके किन मुद्दों पे उनको, किस मुद्दों को छुआ है उनको, देखने वाली बात जी। सरकार का जो टर्नओवर है लगभग 1 साल होने को आया, नायब सिंह सैनी जी की सरकार को आप किस तरह देखते हैं? नायब सिंह जी सरकार की मेरी ना किसी अधिकारी से बात हुई थी, तो चंडीगढ़ थे अधिकारी, वो बड़े अधिकारी थे। तो मैंने वैसे मजाक में कहा हमारे करप्शन बहुत है, 1-2 पुलिस इंस्पेक्टर तो ऐसे हैं, तो उनको जहाँ से ज़िले से इधर उधर कर दो तो बढ़िया आपका आसान होगा, और तो कोई करता नहीं। जो लोकल नेता हैं ना बीजेपी के, उनकी सुनवाई तो है ही नहीं जी। तो आप करवा दो कहीं ना कहीं, कह के हमारा निवेदन है जी, तो जनता का भला हो जाएगा। तो वो कहने लगे जी पहले डीएसपी की लिस्ट आएगी। तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने करनी है, वो तो डीएसपी की लिस्ट निकाल दें। तो कहने लगे नहीं, मनोहर लाल जी खट्टर जी को टाइम नहीं है, पहले वो देखेंगे चेक करके फिर वो करेंगे। हालात ये हैं। तो सैनी साहब शरीफ हैं, हंस के बात कर लेते हैं, लोगों को राज़ी कर लेते हैं, लेकिन छोटी सी पटवारी की बदली करानी है तो मेरे ख्याल में उनको दिल्ली जाना पड़ता है। जितनी करप्शन इस सरकार में हुई है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो लोग आए थे और भ्रष्टाचार को इन्होंने बुलंदियों पे पहुंचा दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जो आए थे, ईमानदारी के मुद्दे पे। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं तो कुछ सुनता है, कुछ सुनने वाला है। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की सरेआम हत्या हो गई। हाँ, बस ये उदाहरण है। तो अब भी हमारे नेता को तो धमकी नहीं मिली। अब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी आ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकी मिली, लेकिन हमारे जो प्रदेश के लोग हैं, हमारे जो शुभ चिंतक हैं, कई विपक्षी लोग कहते हैं कि ये तो सिक्योरिटी का वो है स्टंट। हम सिक्योरिटी खुद करना जानते हैं जी, सिक्योरिटी की, लेकिन लोगों की सिक्योरिटी करेंगे हम। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सरकार की सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि ये बताओ? हमारे पास बहुत यूथ है, जुआ है जी, और हम लोगों की सिक्योरिटी की बात करेंगे, लोगों की सिक्योरिटी करेंगे, हमारे को क्या खतरा है? लेकिन एक थ्रेट जो मिली है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इतने बड़े परिवार का है, तो वो प्रदेश की चौधरी देवीलाल जी के पोते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कितनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उनके बेटे को, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौजूद आप चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनको थ्रेट मिलता है तो आम जन का क्या हालात होंगे? आम जन का हालात क्या होंगे? देखो, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न चिन्ह है। ये कहने की बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, सिरसा ही नहीं 22 जिलों की बात करें, एनसीआर में जाओ आप, एनसीआर की बात करें तो ये सैनी साहब कहते तो हैं हमने इतने ये इनकाउंटर किए हैं, फलाने किए हैं, लेकिन ये धमकियां रोज़ मिलती हैं। तो फ़ोन आते हैं, लोगों को व्हाट्सएप कॉल करते हैं बदमाश। तो जेलों में जो बंद हैं तो उनको भी मस्ती मार रहे हैं अगले कुछ। इस सरकार में मेरे ख्याल तो लॉ एंड ऑर्डर की बात करना ही वो है कि सिरसा से लेके गुड़गांव में तक, एनसीआर तक हालात ठीक नहीं है। प्रधान जी, हमारे क्षेत्र में नशा बहुत ज़्यादा फैल रहा है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। हाँ, इस पे 6-7 महीने पहले भी मैंने एक प्रेस के माध्यम से ये बात कही थी। तो
उम्मीद करते हैं नए एसपी साहब आए हैं जो, लेकिन कुछ नीचे वाले लोग हैं जो, तो पिछली ये इस एसपी से पहले की बात करें तो एक नारकोटिक्स में ऐसा अधिकारी लगा रखा था जो खुद ही बिकवार है, इस चीज़ में लिप्त था। नशा लेता था या बिकवार था? नशा वालों के साथ संबंध थे उन लोगों के, और उन पे FIR दर्ज भी हो गई थी। तो इस एसपी साहब से हो सकता है, ये अभी तो नए आए हैं लेकिन सुना है भी ठीक हैं, तो अभी धीरे धीरे चले तो ठीक है। काला वाली बेल्ट की अगर बात करें, रानिया की करें, तो हालात आपकी बात है पंजाब के साथ लगता है इलाका, तो हालात ठीक ही नहीं है। जिनका कोई बच्चा 22 साल का नशे के साथ अगर उसकी मौत होती है तो माँ बाप पे गुजरती है, क्या होगा। ये एक जिम्मेवारी बनती है सरकार के साथ साथ सामाजिक लोगों की भी बनती है, लेकिन सरकार को कदम कड़े उठाने पड़ेंगे। एक कानून के अंदर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर किसी का जैसे पुलिस वाले अफसर बता देते हैं, अगर मात्रा उसकी कम है तो उसको बेल हो जाती है, तो जिसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, कम से कम 20 साल की सज़ा हो। और इसको NDPS में लेके आए, NDPS में लेके आए। जो गोलियां, जो दवाइयां है, जो मेडिकल केमिकल स्टोर पे, हाँ, इसको भी इसके साथ जोड़ा जाए। महीने 20 दिन में क्यों बाहर आई, NDPS में जोड़ के मतलब कानून सख्त किया जाए, कानून सख्त किया जाए, तब रोकथाम हो। पंजाब में कुछ है सख्त है, लेकिन वो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है, तो वहाँ से लोग फिर भी तस्कर आ जाते हैं। तो सिरसा जिला पंजाब के साथ लगता है, ये भी हमारे को दिक्कत है। लेकिन सरकार को कदम कड़े उठाने पड़ेंगे अगर इस चीज़ को रोकना है तो। तो ये थे सरदार जसबीर सिंह जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल के सिरसा के प्रधान हैं। उन्होंने काफ़ी अपने पार्टी संगठन के बारे में और पूरे राजनीतिक गलियारों के बारे में हमारे साथ विस्तृत चर्चा की। जस्सा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी।